अनसॉल्व 2025 हम लोग कर रहे थे, 4 सेट हो चुके हैं। आज से हम लोग 5वां सेट स्टार्ट करेंगे जिसका कोड है JB और पहला पार्ट इसका आज है इस वीडियो का। इस सेट के पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन है कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, यानी A क्या है, सभी त्रिभुजों का सेट है, उसमें सारे ट्रायंगल हैं बेटा। अब क्या है कहानी? कहानी ये है कि T1 और T2 दो ट्रायंगल हैं, वो इस तरीके से हैं कि दोनों समरूप हैं। ये ट्रायंगल है T1 और ये ट्रायंगल है T2। ये दोनों समरूप हैं। यहाँ संबंध कहा गया है समरूपता संबंध। कौन सा संबंध? समरूपता संबंध। तो कह रहे हैं कि बताओ ये सुतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रमक है कि नहीं। जब तीनों पता कर लोगे फिर ऑप्शन ढूंढ पाएंगे हम लोग। तो तुम्हें याद होगा सुतुल्य में हम लोग एक एलिमेंट पर डिस्कस करते थे, सममित में 2 पर और संक्रमक में 3 पर। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि एक ट्रायंगल लेना है। सुतुल्य के लिए आपको एक ट्रायंगल लेना है और ये देखना है क्या ये ट्रायंगल खुद के समरूप होता है। जवाब है हाँ। कोई भी ट्रायंगल ले लें वो खुद के तो समरूप होगा ही। तो यहाँ लिखेंगे कुछ नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, इसलिए अगर एक ट्रायंगल ले लें T1, ये खुद के समरूप होगा, इसलिए सुतुल्य है। पहला ऑप्शन डन हो गया। अब सममित की बात करते हैं। सममित में 2 ट्रायंगल लेंगे बेटा, T1 T2। अब ये बताओ अगर T1 T2 के समरूप है तो क्या उल्टा कह सकते हैं T2 T1 के समरूप होगा? जवाब है हाँ। अगर ये उसके समरूप तो वो उसके समरूप, तो सममित भी है भैया। अब बात आती संक्रमक होगा कि नहीं। संक्रमक में 3 ट्रायंगल लेंगे, T1 T2 T3। अगर T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, संक्रमक में 3 लोग लिए जाते थे, पहला दूसरे के समरूप, दूसरा तीसरे के समरूप। क्या पहला तीसरे के समरूप होगा? जवाब है हाँ, T1 T3 के समरूप होगा। और ये इसके तो ये इसके, इसका मतलब संक्रमक भी है। तो इसका मतलब ये समरूप होने का संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। इसके लिए एक और नाम यूज होता था, जब तीनों हो जाते थे उसे हम कहते थे तुल्यता संबंध। तो फिलहाल हम ऑप्शन में जाके देखते हैं। पहले ऑप्शन में कहा है स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक नहीं है। गलत ऑप्शन हो गया क्योंकि संक्रमक तो है। बी ऑप्शन में कहा सम्मित नहीं है तो बी भी गलत। सी ऑप्शन में कह रहे हैं स्वतुल्य नहीं है तो सी भी गलत। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि उसमें कहा गया है स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन आप लिखोगे, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है। आते हैं अगले प्रश्न पर। fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, रियल से रियल में मैपिंग है और एकेकी आच्छादक की जांच करनी है। तो ये बताइए एकेकी होगा कि नहीं होगा। इस फंक्शन के बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो हम कोई भी 2 नंबर ले लें, जैसे रियल नंबर ले लिया हमने 1.2 और 1.3, इनकी इमेज निकाल लेते हैं। f1.2 तो GIF क्या करता है, 1.2 का GIF भी 1 होगा, और अगर 1.3 रख दें तो 1.3 का GIF भी क्या होगा, 1 होगा, है ना। GIF बताया गया था कि इससे छोटे में बड़े से बड़ा लिया जाता है, तो इससे छोटी वैल्यू में बड़े से बड़ा कौन होगा, 1। इससे छोटे में बड़े से बड़ा कौन होगा, 1। अब आपने देखा दोनों की राइट साइड बराबर, तो लेफ्ट साइड भी f1.2 और f1.3 बराबर हो गए। यानी आपने देखा कि 2 ऐसे रियल नंबर हमने डिफरेंट बता दिए जिनकी इमेज सेम है, तो ये एकेकी नहीं है। ये एकेकी, ये मैपिंग जो है R से R में एकेकी नहीं है। क्या है? बहुएक है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि उसमें एकेकी दिया है। बी ऑप्शन गलत हो गया, एकेकी है। अब सी या डी में से कोई होगा, क्योंकि सी में भी लिखा है एकेकी नहीं है और डी में भी लिखा है एकेकी नहीं है। तो फिर हमें आच्छादक की जांच करनी पड़ेगी। अब देखिए आच्छादक कैसे चेक करेंगे, आपको बताएं। आच्छादक में क्या होता है, आप ये बताओ, इसका मान हमेशा पूर्णांक होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान हमेशा कैसा होता है, पूर्णांक होता है। यानी आप 1 डालोगे तो 1 का GIF 1, 2 डालोगे तो 2 का GIF 2, और इसके आगे के जितने रियल नंबर्स होते हैं, यहाँ पे अनंत संख्याएं हैं, 1.1 1.2 1.3 से लेके आगे बढ़ते 1.999 तक, ये सारे किससे जुड़ेंगे, 1 से। तो फिर क्या होगा, ये बीच के यहाँ भी तो नंबर्स हैं, ये सारे क्या होंगे, छूट जाएंगे। और छूट जाता है तो हम कहते हैं आच्छादक नहीं है।
आच्छादक के लिए जरूरी होता है सारे कनेक्ट करें, तो इधर पूर्णांकों के अतिरिक्त सभी छूट जाएंगे। कौन से नंबर छूटेंगे? कोडोमेन के पूर्णांकों के अलावा सारे रियल नंबर छूट जाएंगे, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। इसका मतलब है क्या? अंतःक्षेपी है। तो ये जो मैपिंग सामने दी गई है ये एकेकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो ऑप्शन देंगे ना एकेकी है ना आच्छादक है, यानी पहले के खा का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमको कोटि बतानी है। कोटि क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कोटि कहते हैं। जितना सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है? सेकंड डेरिवेटिव हो गया, ये थर्ड, सबसे बड़ा डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव है। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? इसकी कोटि हो जाएगी 3। इसकी कोटि हो जाएगी 3। ऑप्शन देख लेते हैं। गा का ऑप्शन बी सही होगा। गा का ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में 3 लिखा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, पहले के घा पार्ट पर। इसमें पी और क्यू के निर्देशांक दिए गए हैं। तुम्हें ध्यान होगा अगर पी के निर्देशांक दिए थे तो इसका स्थित सदिश हम निकाल लेते थे वेक्टर ओपी। इसमें आई जे के लगा करके, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप, 2i 3j 0k। क्यू का स्थित सदिश क्या होगा? ओ क्यू। वेक्टर ओ क्यू क्या होगा? माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस आई माइनस 2j माइनस 4k कैप। वेक्टर पी क्यू का फॉर्मूला होता था ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी पहले बाद वाले के साथ ओ लगेगा फिर पहले वाले के साथ ओ लगेगा। ये फार्मूला है ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू क्या है? माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। जब इससे इसको घटाएंगे तो आगे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का 2i हो जाएगा माइनस 2i, प्लस का 3j हो जाएगा माइनस का 3j, प्लस का 0k कैप हो जाएगा माइनस का 0k कैप। अब क्या होगा? माइनस 2i माइनस आई माइनस का 3i कैप, माइनस 2 और माइनस 3 माइनस का 5j कैप, माइनस 4k में 0k गए तो माइनस का 4k कैप। ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा सही है। माइनस 3i माइनस 5j माइनस 4k कैप, ऐसा ऑप्शन सी है। तो पहले के खा का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। 2x प्लस वाई एक दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है 1 0 माइनस 3 2 और y का मान भी दिया गया है 3 4 1 4। x चाहिए। बड़ा आसान सवाल है। यहाँ से देखिए कैसे करेंगे इसको। 1 0 माइनस 3 2 प्लस का y उधर गया तो माइनस y, प्लस y उधर गया माइनस y, फिर 1 0 माइनस 3 2 और ये y का मान रख दो। y का मान क्या है? 3 4 1 4। इसको बेटा घटा दीजिए। एक में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, एक में से 3 जाएगा माइनस 2। 0 माइनस 4 यानी माइनस 4, फिर माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 4, 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2। ये 2x आ गया। अब यहाँ से 2 से भाग कर दो। 2 जाएगा तो सबके बटे में जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 1 कम 2। तो x बराबर आएगा -1 -2 -2 -1। अब हमें देखना होगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं एक बार। तो -1 -2 माइनस, ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? पहला तो नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है, -1 -1। सी देखो, सी भी नहीं है। डी देखो, -1 -2 -2 -1। चारों ऑप्शन में से कोई नहीं मैच कर रहा है। या तो कुछ नोट करने में गलती हुई होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। या हो सकता है अनसॉल्व्ड में ही गलत छपा हो। 2x प्लस वाई 1 0 -3 2, ठीक है। y क्या है? 3 4 1 4, ये भी सही है। ये उधर जाएगा, y का मान रख दिया। एक में 3 जाएगा, -2 का आधा -1, 0 -4 -4 का आधा करेंगे -2, -2 -3 -1 -4, 2 में 4 गया -2 और 2 से भाग करेंगे तो आना तो यही चाहिए। स्टॉप करिए, एक बार इसको चेक करते हैं दूसरे अनसॉल्व में। हाँ, इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है। अग्रवाल अनसॉल्व में गलत छपा है। दूसरी कंपनी के अनसॉल्व में देखा तो वहां पर यहाँ पे 2 दिया गया है, तब ऑप्शन मैच करेगा।
तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, अग्रवाल अनसॉल्व जिनके पास है। तो चलिए करेक्शन करते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 होगा तो 1 - 3 - 2 और 0 - 2 हो जाएगा -2, 0 - 2 हो जाएगा -2 और 3 - 3 - 1 - 4 आगे सही है। अब क्या होगा, ये 2 बटे में जाएगा, तो 2 सबके बटे में जाएगा, तो 2 1 कम 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा -1, और जब यहाँ पर आ जाएगा -1 तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैच, -1 -1 और -2 -1 बिल्कुल सही है। तो ये जो है पहले के अंगा पार्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है जी। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान निकालना है। बड़ा आसान सवाल है। कॉसेक इनवर्स के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है, पता होगा अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। कॉसेक इनवर्स √2 हो जाएगा ये, और कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू -90 से +90 के बीच होती है, -90 से +90 तक होती, 0 को छोड़कर। तो ये बताओ कॉसेक में √2 मान होता किसका है? तो जवाब है कॉसेक 45 का होता है। कॉसेक 45 √2 होता है। अब कॉसेक और कॉसेक इनवर्स कैंसिल हो गए, आंसर बचेगा -π/4। एक बार इसको चेक भी कर लेंगे लास्ट में, चलिए चेक कर लीजिएगा एक बार। अब हमें इसमें सिद्ध करना है कि x बराबर पाई पर ये संतत है, जांच करना है संतत है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो f पाई निकाल लें। पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 क्या होगा भैया? पाई स्क्वायर और साइन 180 का मान, साइन 180 0 होता है, तो +5 आ गया, ये हो गया 1। अब हम LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे। LHL क्या होता है? लिमिट x टेंस टू पाई पर चेक करेंगे तो लिखेंगे पाई निगेटिव fx। अगले स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0, पाई निगेटिव तो हो जाएगा पाई -h, और पाई में घटाएंगे तो पाई से छोटा होगा, लेकिन यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है कि फंक्शन है। पाई -h है, fx है, x का मान हर जगह पाई -h रख दो, तो पाई -h का होल स्क्वायर, पाई -h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई -h प्लस 5। अब लिमिट h टेंस टू 0, पाई -h का होल स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा प्लस 5। h को आप 0 कर दो, पाई -0 का होल स्क्वायर, h को 0 कर दो साइन 0 प्लस 5। अब क्या करना है? अब करना यह है कि पाई में से 0 गया पाई, यानी पाई स्क्वायर साइन 0 0 प्लस 5। योर आंसर इज पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आप देखो LHL ये आ गई, LHL आ गई, f पाई आ गया। अब हम RHL निकालेंगे। RHL क्या होती बेटा? लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर पाई निगेटिव है, RHL में क्या होता? पाई पॉजिटिव fx। अगले स्टेप में हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0, तो पाई पॉजिटिव तो हो जाता है पाई प्लस h, और पाई में जोड़ेंगे तो पाई से बड़ा होगा, बड़े छोटे की बात नहीं है कि फंक्शन है, तो इसे fx कहो, x का मान पाई प्लस h रख देंगे, तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। अब क्या करना है? लिमिट h टेंस टू 0, पाई प्लस h का होल स्क्वायर, बेटा साइन 180 प्लस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन h प्लस 5। h को हम 0 करेंगे तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर साइन 0 प्लस 5, पाई प्लस 0 पाई, पाई स्क्वायर साइन 0 0 प्लस 5। आपने देखा LHL वही है, RHL वही है, और f पाई भी वही है। तो फाइनल रिजल्ट ये लिखा जाएगा लास्ट में कि यहाँ पर LHL, RHL और f पाई तीनों बराबर हैं। LHL, RHL और f पाई तीनों बराबर हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x बराबर पाई पर फलन संतत है। पहला आंसर ये हो गया। इसके बाद दूसरे का गा पार्ट देखते हैं। इसमें सिंपली हमें इंटीग्रेशन करना है।
तो कैसे होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कॉसेक कॉसेक की गुणा हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर गुणा करेंगे तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब क्या करें, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस कांस्टेंट है सी। एक नंबर वाले हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। आगे बढ़ चलो, 2PA PB और ये दिया गया है, ये दिया है बेटा PA यूनियन B है ना। PA यूनियन B के लिए क्या होता, PA चाहिए, PA है, PB है, P यहां से P, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले यहां से अलग कर लो, 2PA का मान कितना है पहले बताओ। 2PA का मान है 5/13, तो फाइनली PA का मान कितना होगा 5/13 दूनी 26। PB का मान कितना है 5/13। ये इक्वेशन 1 दे दो, ये इक्वेशन 2 दे दो। नाउ PA/B को उठाते हैं, चलिए PA/B कितना है 2/5। इसमें फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है PA/B का, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होता है, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होता है, जो नीचे होता है वो नीचे होता है, बराबर 2/5। PA इंटरसेक्शन B का मान कितना, ये उस तरफ जाएगा 2/5 PB। PB का मान रख दीजिए इसमें, PB का मान कितना है भाई, PB का मान है 5/13, 5 कट गया तो PA इंटरसेक्शन B कितना आ गया, ये आ गया 2/13। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए PA यूनियन B। इसका फॉर्मूला याद करिए, अगर नहीं याद है अभी तक तो अब याद कर लीजिए। PA यूनियन B का सूत्र क्या होता है, PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। इसमें PA का मान रख दो भाई, PA का मान कहाँ है, हाँ ये PA है 5/26 प्लस PB बताइए, PB है 5/13 और PA इंटरसेक्शन B कितना है, PA इंटरसेक्शन B है 2/13। 26 एलसीएम ले लो, 26 एकम 26, 1 बचे 5, 13 दूनी 26, 2 पंचे 10, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 10 5 15 और 15 में से 4 गए तो 10 5 15, 15 में से 4 गए तो 11। आंसर आएगा 11/26। एक बार चेक कर लेते हैं, काफ़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, कई बार अनसॉल्व में गलत आंसर भी रहते हैं या कुछ कंडीशंस गलत दी होती हैं। दूसरे का ये घा पार्ट है 11/26, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अगला लास्ट है YH की दिक्कोजाएं निकालेंगे, तो है ये 2 नंबर का सवाल है कि 1 नंबर का है, 1 नंबर का है। तो वैसे आपको पता है तीनों दिक्कोजाएं रट भी लो। एक्स अक्ष की दिक्कोजा होती बेटा 1 0 0, YH की क्या होती है 0 1 0, जेड अक्ष की क्या होती है 0 0 1। कैसे होती वो भी हम समझाएंगे, लेकिन ये याद भी कर लो। पता चला नहीं याद है तो ऐसे ही लिखाओगे तभी 1 नंबर का सवाल है, नंबर मिल ही जाएगा। एक्स अक्ष की 1 0 0, YH की 0 1 0, जेड अक्ष की 0 0 1। होता कैसे है, ऐसा है दिक्कोजा के लिए फार्मूला ये होता है L = cos अल्फा, M = cos बीटा और N = cos गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, एक्स अक्ष YH जेड अक्ष से कोण होते हैं। तो ऐसा है YH से 0 डिग्री कोण बनाएगा, YH से 0 डिग्री बनाएगा और दोनों से 90 90 बनाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो cos 90 0, cos 0 1, cos 90 0। इस बात को लिख भी देंगे, YH स्वयं से कितना 0 डिग्री तथा शेष दोनों अक्षों से 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस बात को समझना चाहें तो यहां पर समझा भी सकते हैं। देखिए आप, जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। अच्छा YH से कितना बनाता है, YH से कितना बनाता 0 डिग्री, तो इसलिए Y वाले के साथ 0 डिग्री। और YH एक्स अक्ष से कितना बनाता 90 और जेड अक्ष से भी 90, तो इसलिए ये आंसर फाइनल आएगा आपका 0 1 0। ये आंसर हो गया।